10th वाले बच्चों से मैंने पहले पूछ रखा होगा, जो मेरे से 10th पढ़े मैं, तो फायदा नहीं है, बाद में देखूंगा आप लोगों से आंसर लेने का। पहले जो नहीं पढ़े उनसे पूछता हूँ क्वेश्चन, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो। विंटर्स चल रही है, सर्दी का मौसम है। छत पे 2 रॉड्स रखी हैं, एक मेटल की, एक वुड की। पूरी रात छत पे थी, आप सुबह सुबह गए और आपने दोनों रॉड को एक एक हाथ से पकड़ा। ठीक है, जनवरी का मौसम था, कड़ाके की ठंड थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन सा रॉड ठंडा होगा? ऑप्शंस, वुड का रॉड, ऑप्शन, अच्छा चलो आप लोग अपने हिसाब से बताओ क्या ऑप्शन देना। कितने लोग वुड के साथ? हाँ, मेटल के साथ ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हो। आ, कितने लोग ऐसे हो कि दोनों में से कोई गर्म ही नहीं होगा, और सॉरी दोनों में से कोई ठंडा ही नहीं होगा? है, एक ऑप्शन है। अच्छा, और कितने लोग इसके साथ कि दोनों बराबर होंगे? अरे वाह, 4 लोग हो गए, 5 लोग, अरे वाह, गजब। मतलब ये फोर्थ ऑप्शन के साथ दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, दोनों को टच करोगे बराबर होगा। कभी जिंदगी में किया ये काम? अभी पता ही नहीं है। मेटल को कभी छुआ नहीं है सर्दियों के मौसम में? बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है वो। फिर तो मैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा था। किसकी? सो मैं समझा नहीं, इससे होगा क्या? आप सही जा रहे हो। देखो अब सुनो, आप सही जा रहे हो, उसने सही बोला, वेरी गुड। देखो एक्चुअली में क्या है कि दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं। ठीक है, तो सेम सराउंडिंग में रखी हुई चीज़ें तो बेटा टेम्परेचर भी तो सेम होगा। तो पहली बात, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। पर फिर हमें फील तो मेटल का ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? मेटल इज़ अ कंडक्टर एंड वुड इज़ अ इंसुलेटर। आपने जैसे दोनों का हाथ में पकड़ा बेटा, तो वुड के सिर्फ सरफेस पे जितना टेम्परेचर था वो आपके हाथ से टेम्परेचर बैलेंस हुआ, और आपको लगा हीट ट्रांसफर बंद हो गई आपके हाथ से, आपको लगा कि वो कम ठंडा है। लेकिन मेटल तब तक आपके हाथ से हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक वो कोर तक ठंड गर्म ना हो जाए। तो आपको ये हीट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगा आपकी बॉडी से, इसलिए आपको लगेगा कि वो ज़्यादा ठंडा है। एक्चुअली में दोनों बराबर टेम्परेचर पे थे। ठीक है, बोलो बात क्लियर हुई? तो बेटा अब ये कहानी शुरू होती है, व्हाट इज टेम्परेचर। यहाँ से व्हाट इज टेम्परेचर, यूनिट का नाम लिख सकते हो, थर्मोमेट्री। व्हाट इज टेम्परेचर? स्टे ऑन द कॉल। कहाँ जा रहे हो? किसी समझदार को बोलना चाहिए था मुझे। थर्मोमेट्री, तो हाँ बेटा, टेम्परेचर क्या होता है बहुत पढ़ा है बचपन से, ये तो पढ़ा ही है। अरे बताओ, टेम्परेचर नहीं पता यार, इससे क्या बात कर रहे हो? कुछ तो होता होगा। तापमान, वेरी गुड। यही मैं इंग्लिश, अच्छा सॉरी, मैं इंग्लिश टू हिंदी की क्लास ले रहा था, सॉरी सॉरी। ऐसे बच्चों से पूछो व्हाट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बात खत्म। फुल फॉर्म पूछी थी मैंने। हाँ, क्या टेम्परेचर नहीं बता पा रहे यार, ऐसे कैसे? नहीं पता, खूब बहाना किया स्कूल ना जाने के लिए। हम्म, नहीं पता, लिखो, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। कौन कौन से स्केल होते हैं नापने के? अरे वाह, कितने अच्छे से, मुझे सबको पता है। तो मुझे बताया गया सर फ़ारेनहाइट स्केल होता है। फ़ारेनहाइट में डिग्री लगता है, ध्यान रखना है ना। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री र्यूमर, यह भी एक स्केल होता है। हाँ, र्यूमर स्केल।
और एक होता है केल्विन। केल्विन के साथ ध्यान रखना, गलती से भी डिग्री मत लगाना, और यही इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, ठीक है, कैपिटल के। र्यूमर, र्यूमर स्केल बोलते हैं इसे, ठीक है। कोई खास चीज़ नहीं है, इसका क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब नहीं पूछेगा, दे के आपसे फॉर्मूला बनवाया जाएगा, जैसे F-32 वाला फॉर्मूला बनवाया जाता है ना, याद क्या होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्जन का फॉर्मूला? अच्छा चलो पहले तो यही पूछ लेते हैं, अच्छे बच्चे हो तुम लोग को ये पता है। हाँ, केल्विन टू सेल्सियस का क्या फॉर्मूला होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 0.16। याद रखना 15 कई जगह लिखा होता है वो गलत है, 16 होता है, ठीक है। 273.16। क्यों 15 क्यों नहीं? 273.15 क्यों नहीं? तो यहीं पे साथ के साथ लिख लो 273.15 इज नोन एज, ये भी एक वैल्यू होती है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर, वैसे देखो इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो कितना आ रहा है? एक मिनट, मैंने डेटा इधर उधर तो नहीं कर दिया? हाँ कितना आया ये, 0? एक मिनट, मैंने इसमें गलती कर दी है शायद, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। 273.16 और यहाँ पर 15 आएगा। अरे मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, अरे इस डेटा में थोड़ा सा हो गया मेरे से गड़बड़ इधर उधर। 273.15, एक बार रुक जाओ बच्चों, मैं इसमें थोड़ा एक बार वेरीफाई करूंगा, थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूँ शायद, बट ये है कि एक ट्रिपल पॉइंट है। एक मिनट आप है ना 273.1 डाल के छोड़ दो, मैं कभी वेरीफाई करके बता दूंगा आपको, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है मतलब थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगाऊंगा तो हो भी जाएगा, ये अभी वो थोड़ा काम नहीं कर रहा, ठीक है, मशीन काम नहीं कर रही है। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है बच्चों, जिस टेम्परेचर पर अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वाटर अपने तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर वाटर तीनों फेजेस में प्रेजेंट होता है। यार ऐसी कैसी बात कर रहे हो, वाटर कहाँ होता है वेपर फेज में प्रेजेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? लग रहा है ऐसा? कभी भी आइस को फ्रिज से बाहर निकालना, कहाँ से आया वेपर, ठीक है। तो वहाँ पर तीनों फेजेस में वाटर प्रेजेंट होता है, क्लियर है? अच्छा अब ये टेम्परेचर स्केल बनाते कैसे हैं, ये फॉर्मूला F-32 वाला जो गलती से थोड़ा बहुत याद है, ये कैसे बनाया गया होगा? तो अब आपको ये फार्मूला बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरी मर्जी की स्केल्स दूंगा, ठीक है, जैसे र्यूमर स्केल की जगह रोशन स्केल दे दूंगा एक बनाकर, ठीक है, और आपसे बोलूँगा फार्मूला डिराइव करो। तो आपको ये फार्मूला डिराइव करना सीखना है, एक्चुअली में इसके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फार्मूला डिराइव करने के। मैं आपको इसके शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, पहले एक बार लॉन्ग कट से पूरा मेथड से सीखते हैं, ठीक है। तो लिखो, कंपैरिजन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, कंपैरिजन बिटवीन टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो इसमें देखो हमेशा ना दो पॉइंट आपको पता हो ना, तो कभी भी दो स्केल आप इजीली बना सकते हो। दो पॉइंट कौन कौन से? कि कोई भी रैंडमली दो पॉइंट दे दे जिस सेम टेम्परेचर पे, जैसे कि मान लो मैं फिलहाल एक वाटर का ही एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और
32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? आइस। ये तो पता है ना आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आइस होता है। और साथ में आपको दूसरी चीज़ भी गिवन है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? बॉयल या स्टीम फॉर्म करना शुरू कर देता है। एक्चुअली मैं फिलहाल भी इसको भी क्लियर करूंगा, अगला टॉपिक यही है। तो अगर आपको दो का कंपैरिजन गिवन है तो बस सिंपल सा हमको करना क्या होता है, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। और ग्राफ तो आपको बड़े अच्छे से आता है, कैसे प्लॉट करते हैं, आता है ना सबको। यहाँ पर रखा फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ पर रख लिया सेल्सियस स्केल, आपकी इच्छा है कोई सा भी इधर उधर कर लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो कोऑर्डिनेट की तरह समझो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट में कितना था? 32। मतलब एक कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 0,32, ये पॉइंट मिला। दूसरा कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिलेगा? 100,212। तो दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ पर मिला, दैट इज यहाँ पर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उधर लिखा हुआ, और यहाँ पर ये हो गया 212, ये था 32 और ये हो गया 0। कोई दिक्कत? अब आपसे वो रैंडमली किसी भी वैल्यू पे पूछ लेगा कि मुझे बताओ, लेट अस सपोज कितने डिग्री पूछा जाए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है ये? नहीं पढ़ा है क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड? कुछ होता है? नहीं पढ़ा? ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर यही होता है ना? है याद? बायो वाले बच्चे बहुत हैं यहाँ पर। कहाँ? मैंने सुना ही नहीं। अच्छा, नहीं सुना था मैंने। चलो, तो मैंने इस पर पूछा फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ये मेरा ग्राफ हुआ, एक्चुअली में यही ग्राफ बनेगा। तो आपसे मैंने एक टेम्परेचर दे रखा यहाँ पर, इनके बीच में आ रहा होगा 37, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ऐसा करके। पहले तो पूरा मेथड सीखेंगे फिर देखेंगे, चाहो तो y = mx + c से भी निकाल सकते हो, ठीक है, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ जल्दी। तो मुझे ये पता है 37 है, और मुझसे पूछा क्या गया है, इस पॉइंट पे यहाँ की वैल्यू क्या होगी, x पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं इसको एक ट्राइंगल मानो, मान लो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, तो क्या आप लोगों को एक चीज़ देख के समझ में आ रही है? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। ये बात एग्री करते हो? तो इसका मतलब इनके साइड्स का रेशो भी सेम होगा। एग्री करते हो? तो एक बात बताओ, क्या मैं CD अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन AB लिख सकता हूँ? हाँ, कोई सर बोला, ठीक है, सिमिलर है तो साइड का रेशो बराबर होगा। अब एक बात बताओ, CD की वैल्यू कितनी होगी? 212 - 32 आया ना? तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, 212 - 32 अपॉन BE की वैल्यू बताओ। x - 32 हुआ ना बेटा, x - 32, x की जगह एक्चुअली मेरे को f बोल देना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता था कि आप कंफ्यूज ना होते। f, तो f माइनस 32, ठीक है, f - 32। दूसरा, इसको भी थोड़ी देर के लिए c बोल दूँ 37 की जगह, कोई एक टेम्परेचर c पे मुझे फाइंड करना था, ठीक है। चलो AC की वैल्यू बताओ देखकर, 100 है, AC की वैल्यू तो बेटा AC यहाँ तक है ना 100 तक, तो AC की वैल्यू हो गई 100, और AB की वैल्यू सिर्फ C हो गई ना, सिर्फ C हो गई, AB 0 से C है ना, सिर्फ C हो गई। तो देखो, इसको एक्चुअली में आपको रेसिप्रोकल करके फॉर्मूला पढ़ा रटाया जाता है, रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, f - 32 इज इक्वल टू C अपॉन 100, और अपॉन 212 में से 32 माइनस करो, 180, तो 180, 0 से 0 गुजर गया, ये गया 2 × 5 और ये हो गया 9। क्या यही फॉर्मूला रटा था? f - 32
अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। यही रट रखा है, ये फॉर्मूला ऐसे डेवलप होता है। बोलो एग्री हो, शॉर्टकट सीखें, जल्दी क्या है पहले लिखो। मैं आगे का फैन ऑन करवा लूँ। डन, क्लियर हो गया। ठीक है शॉर्टकट। मान लो दो स्केल आपको गिवन है एक्स और वाई। मैं यहीं पे थोड़ा सा एडिट करके आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ पहले, ठीक है। एक्स और वाई दो स्केल गिवन है। लेट अस सपोज ये वाली स्केल जो थी एक्स, तो इसको मैंने बोला, मतलब सेल्सियस की जगह एक्स स्केल गिवन थी, तो इसको मैंने बोला एक्स का लोअर टेम्परेचर एक्सएल, एक्स का लोअर टेम्परेचर एक्सएल और एक्स का हायर टेम्परेचर एक्स एच। ऐसे ये y मान लिया तो y का लोअर टेम्परेचर और ये y का हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या होगा। तो देखो कोई भी एक रैंडम टेम्परेचर, जैसे मान लो x के लिए x माइनस एक्स लोअर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ x, दैट इज एक्स एच माइनस एक्सएल। ये बात समझ आई। x कोई भी एक रैंडम टेम्परेचर जो बीच में कहीं पे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कोई रैंडम y रहा होगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स लोअर डिवाइडेड बाय एक्स एच माइनस एक्सएल, एक्स एच ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, कर दो एडमिट, ठीक है। वैसे ही बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई लोअर डिवाइडेड बाय y हायर माइनस y लोअर। बोलो बात समझ आई। अब इसी से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला बनाकर देखें एक बार। देखो x की जगह पर कौन है, सेल्सियस, c का लोअर टेम्परेचर देखो कितना था, तो c माइनस 0
अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 इज इक्वल टू एफ माइनस इसका लोअर कितना है 32 अपॉन इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना बन गया फॉर्मूला यही तो आया था। हाँ यहाँ पर x की जगह c है ना, सेल्सियस स्केल थी ना उस वक्त के अपन इस फॉर्मूले के लिए, ये तो अपन ने रिलेशन बनाया, ये दुनिया में हर फॉर्मूले में वैलिड है। अब फिलहाल सेल्सियस वाला फॉर्मूला बनाकर देखा इससे अपन, ठीक है आगे बात समझ में नहीं आई, पक्का डन। तो जरूरत है वो ग्राफ बनाकर बार बार सॉल्व करने की, तो फिर से कर लेना, बट मेथड पता होना चाहिए। मैंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में क्या लिखवाया था 273.16 लिखवाया था ना, हाँ सही लिखवाया था मैंने 273.16 दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और 273.15 केल्विन स्केल के लिए। वैसे आप लोगों के लेवल पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है 1615 से, आपके 273 में काम हो जाता है। शादी में मेंदू वड़ा खा के आए नहीं खा के आए, नहीं था। चलो डन। हाँ बालक गुड इवनिंग सर। हम लोग अभी क्या करते हैं? बेटा थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट स्टार्ट की अपन ने आज, फर्स्ट टॉपिक अपना कवर हुआ है टेम्परेचर, ठीक है टेम्परेचर स्केल का। पहले ग्रेविटेशन नहीं करते? नहीं बेटा ग्रेविटेशन इसके बाद, थर्मोडायनेमिक्स के बाद करेंगे। ओके सर। हम्म। आप लोग के एसएचएम की कितनी क्लास हो गई, कौन से टॉपिक तक आ गए? अच्छा ठीक है, चलो तो एक दो क्वेश्चन पूछ लूँ आसान आसान से, नहीं बोलने से क्या मैं नहीं पूछूंगा, लगता है ऐसा। कोई क्वेश्चन का लेवल ही नहीं, क्या पूछूं मैं। हाँ भाई वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बता दो कितने फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे तो इसमें और क्या आएंगे। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होता है, 98.4 याद है। हाँ देखना अभी 98.4 ही आंसर आएगा सबका। मैं पूछ रहा हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, ये रहा फॉर्मूला। हाँ अभी भी समझ नहीं आया इनको, बैल है सारे। क्या तो मैंने जानबूझ के बोला था पहले गलत थोड़ा सा, मैंने बोला था ना सबका आंसर फिर यही आएगा।
अरे कितना आ गया क्या? तो पता है पिछली क्लास में कुछ बच्चों की डिमांड लगी थी मेरे लास्ट क्लास में, इस बेचारे को नहीं पता होगा, जल्दी पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है ये 2-3 बच्चे शांत क्यों बैठे हैं? उस दिन हरकतें ज़्यादा कर रहे थे, तुम खुद भी जानते हो। तो बेटा क्लास में पढ़ाते वक्त हरकतें मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रीतिका आपने लास्ट कहाँ तक पढ़ लिया? सर कहाँ पे? अपने टॉपिक अपने लास्ट कहाँ तक कवर किया है? फ्लूइड पूरा कर लिया। फ्लूइड पूरा हो गया आपका? हाँ, मैंने क्वेश्चंस करना भी चालू कर चलो ठीक है, फ्लूइड हो गया, अच्छी बात है। फिर तो उसके आगे अपन ने थर्मो स्टार्ट किया है, ये वाला सेक्शन, और थोड़ा सा टेम्परेचर पढ़ाया मैंने। अब उसके आगे अब थोड़ा सा टाइम के पंक्चुअल रहो बेटा। दिया। हाँ सर। अच्छा, र्यूमर स्केल जो होता है ना बच्चों, तो उसके लिए मैं एक डेटा दे रहा हूँ। इसका तो आंसर आ गया होगा 98.6। आया नहीं आया? अरे अभी तो पढ़ा रिलेशन f-32/9 इज इक्वल टू c/5। c की वैल्यू दे रखी 37, तो f-32 इज इक्वल टू 37। इस 9 को भी उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, नीचे 5, और इसको प्लस में भेज दो। f इज इक्वल टू 37 इंटू 9/5 प्लस 32। इसको सॉल्व कर लेना। अरे f की जगह मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ बार बार? हाँ 98.6 आएगा सॉल्व करके। यही किया? कैलकुलेशन नहीं हो रही? हाँ वेरी गुड, चलो डन। अगर और भी ज़्यादा रटने की कैपेसिटी नहीं, छोड़ो नहीं बताऊंगा। रटने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा तो पॉइंट में वैल्यूज़ बता देता मैं याद करने के लिए। तो बता दो, निकाल लेना खुद ही। चलो, तो बेटा र्यूमर स्केल जो होता है ना, उसमें यही टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ मैं। फ़ारेनहाइट और इसका रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है, देखो। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ज़रा सेल्सियस और र्यूमर स्केल में रिलेशन निकालना। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड र्यूमर स्केल? अगर मैं पूछूँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू र्यूमर स्केल में कितनी आएगी? या ले लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू, यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? उसको देखना ही नहीं, वो मेरा अगला क्वेश्चन होगा होमवर्क के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यही वैल्यू फ़ारेनहाइट में निकलवाऊंगा। पहले तो फार्मूला बनाओ, फिर 50 फार्मूला बनाओ चाहे मत बनाओ, मेरी तरफ से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकाल दो। मैं भी निकालूँ? 100 50 40। वैल्यू डिग्री आर। ठीक, सिंपल तरीका सिखाया आप लोगों को मैंने ये वाला। जरूरत नहीं है फार्मूला बनाने की, जरूरत कहाँ पड़ रही है। डायरेक्ट देखो एक्स की जगह पर कौन है, ये 50,
तो 50 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना सेल्सियस में 0, टेम्परेचर डिफरेंस 100 इज इक्वल टू वाई में देखो, मतलब वाई की जगह यहाँ पर z है इस बार, तो मैंने लिख दिया z माइनस लोअर टेम्परेचर कितना 0, हायर टेम्परेचर और सॉरी टेम्परेचर डिफरेंस 80, ये गया 4 बार, ये गया 5 बार। हाँ क्या वापिस बता दूं ये वाला, देखो मैंने माना कि बेटा इस ल्यूमल स्केल में जो वैल्यू आ रही है वो जेड आ रही है, तो जेड माइनस इसका लोअर टेम्परेचर कितना है 0, तो जेड माइनस 0 अपॉन टेम्परेचर का डिफरेंस 80 माइनस 0 कितना होता है 900, तो 80 होता है, 80 लिखा। फिर देखो 20 से कट गए दोनों, 24 जा 25 जा, ठीक है। यहाँ पर बचा 50 माइनस 0 500 अपॉन 5 जेड अपॉन 4, ये कितनी बार गया 10 टाइम्स और 10 4 जा 50, लिखा है कि मैंने 50, फिर मुझे बोलना पड़ता है चेक करने के लिए, सो रहे की जग रहे हैं। अच्छा ये बताओ सच सच ईमानदारी से बताना, क्या फीलिंग आई है पढ़ के कि टेम्परेचर होता क्या है, समझ में आया टेम्परेचर अभी भी है क्या, ये कहानी समझ में अभी भी नहीं आई। ये कहानी क्लियर करूंगा मैं हीट क्लियर करने के बाद फिर से। क्या नहीं एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है, मैंने मेरे सर से बड़ी अच्छी से बात ये बात पूछी थी, मुझे आज भी याद है मेरे पूछने का रिदम। मैंने पूरी 12th क्लास पढ़ ली और मुझे रियली में ये मालूम नहीं था ईएमएफ क्या होता है। मुझे ईएमएफ एक टॉपिक होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, हर कोई पढ़ रहा है रट रहा है। इनफैक्ट बच्चों को मुझे लगा कि यार मैं अकेला ही गधा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, बाकी सबको तो आ रहा है, सब क्वेश्चन भी कर रहे हैं। मैंने सर से पूछा सर मैं आपको दिल की बात बताऊँ, मुझे ईएमएफ समझ में नहीं आया, ये होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक्चुअली में तुमने हिम्मत की पूछने की, बाकी किसी ने पूछा भी नहीं, इनफैक्ट मैंने भी नहीं की थी, मुझे भी नहीं आता था। मुझे बाद में जाके पता चला ईएमएफ होता क्या है, फिर उन्होंने समझाया एक्चुअल में क्या होता है ईएमएफ। अब मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब आपको पहले एक्चुअली में कोई भी टर्म क्या होता है पहले बता के चलता हूँ, हर चीज़ में ही। वो इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने शर्माए नहीं कभी पूछने में, आप लोगों को शर्मा रहे हो अभी भी सर, टेम्परेचर समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं बोला मुझे, बस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बात खत्म। किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे, चलो मैं खुद बता दूंगा। हीट समझे पहले, अभी हीट किस बीमारी का नाम है। हाँ ना 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 ना, ऐसे टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये तो अलग ही कहानी थी, ठीक है। हीट है क्या एक्चुअली में, थर्मल, थर्मल एनर्जी, चलो एनर्जी बहुत अच्छी बात कही आपने, एनर्जी एक्चुअली में बिल्कुल सही है। तो फिर वापस वहीं पे आ गया मैं कि चलो ठीक है थर्मल एनर्जी, लेकिन क्या, देखो अगर ये एनर्जी है तो फिर वर्क क्या था। अरे वाह बहुत अच्छी बात की आपने, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी था वर्क। देखो वर्क हो या हीट हो, ये दोनों एनर्जी ट्रांसफर करने के मीडियम है, तरीका है एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होगा, वर्क भी और हीट भी। वर्क के लिए तो आपने बहुत अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था और वहां पर समझा था एनर्जी का चेंज, वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज वर्क, आपने बड़ी आसानी से कह दिया। हीट कैसे हुआ, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, घर में पानी वानी सबने गर्म किया कभी जिंदगी में, इसमें इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इस वाटर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसके मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो आपको पहले से पता है, कहाँ से आई एनर्जी, टेम्परेचर की वजह से, यही आई। क्लियर हो रहा है टेम्परेचर क्या कर रहा था, पर यूनिट मॉलिक्यूल एनर्जी दे रहा था, टेम्परेचर पर यूनिट मॉलिक्यूल एनर्जी दे रहा था। अभी देखो और क्लियर कर देता हूँ इस बात को, इसके कंपैरिजन में इसके मॉलिक्यूल बहुत तेज वाइब्रेट कर रहे थे, आपको समझ में आया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब अगर मान लो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल थे,
मतलब मैं इनको डिफरेंशिएट करके देख भी सकता हूँ कि मान लो ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, मुझे इजीली दिख रहे हैं ग्रीन और रेड, ठीक है। तो क्या आपको लगता है दोनों के मिक्स होने के बाद इसका वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा और इसका बढ़ जाएगा? क्यों? इसका टेम्परेचर एक्चुअली मिक्स करने के बाद बढ़ेगा। दोनों को जैसे मिक्स किया, मान लो कि इसमें रेड बॉल्स रखी थी, इसमें ग्रीन बॉल्स रखी थी, जैसे दोनों को मिक्स किया, ये सब बेटा दोनों मिक्स होंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ेगा नहीं, ये तो 100 से कम हो जाएगा। देखो एक्चुअली में दोनों को मिक्स करते ओवरऑल टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कॉमन सेंस है ना, 10 से ये 60 पे पहुंच गया, ये 100 से 60 पे पहुंच गया, अरे तो इसके कंपैरिजन में तो बढ़ गया ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के कंपैरिजन में तो इसका बढ़ गया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा तो इसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन भी बढ़ गए, इसका कम हुआ तो इसके मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन थोड़े से स्लो हो गए। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से हीट में फर्क पड़ रहा था, मतलब इसके वाइब्रेशन में फर्क पड़ रहा था, एनर्जी में, और एक्चुअली में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। मतलब टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है किस चीज में? एनर्जी के ट्रांसफर में। आई बात समझ में? हीट के ट्रांसफर में एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका? टेम्परेचर का। अब बात समझ आई हाँ कि ना? पक्का? अब थोड़ा सा एक नई चीज पढ़ाऊं, हीट, मजेदार सी चीज, चले हीट पे, मजा आएगा। अब तुम लोग के थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर होंगे, ये हीट होता क्या है, कैसे पानी कैसे गर्म हो जाता है, क्या होता है, ये बात क्लियर है टेम्परेचर वाला अच्छे से? मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन समझ में आया? अच्छा, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? ये केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, इंटरनल एनर्जी। हाँ, कौन सी एनर्जी? सारी एनर्जी, रोटी सब्जी नमकीन सब है ना। सॉरी वो क्या था, वो सांबर वड़े। क्यों नहीं पढ़ूंगा पीछे? सांबर वड़े के पीछे पड़ गए हैं। अरे मुझे ये भी आवाज आ रही है, रहने दो। मैं सही, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मतलब बोल मानी। बस। अच्छा चलो, अब थोड़ा सा इसको ना ध्यान से सुनना जो मैं कहानी बताने वाला हूँ, थोड़ा केयरफुल होकर। इंटरेस्टिंग कहानी है, नहीं समझ में आएगी तो फिर छूट जाएगा ये, ठीक है। मैंने एक भगोनी ली बच्चों, और उस भगोनी के नीचे जो डिजाइन बना रहा हूँ इसका मतलब समझ लेना, इसको हीट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें वाटर का कुछ फॉर्म रखा हुआ था जिसका टेम्परेचर था -4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको कॉमन सेंस है क्या रहा होगा ये? आइस। फिर हीट मिल रही थी इसको कंटिन्यू, और यहाँ पर ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर एक आइस का टुकड़ा बचा हुआ है, ठीक है। या चलो मैं पहले एक और केस ले लेता हूँ, फिर इस केस को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंप्लीटली अभी भी आइस स्लैब है और इसका टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नीचे हीट दे ही रहे थे अपन। फिर इसमें बहुत सारा तो आइस मेल्ट हो गया, एक छोटा सा पीस ऑफ आइस बचा हुआ है, मैं इसको कंटिन्यू हीट अभी भी दे ही रहा था। फिर कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसका टेम्परेचर मान लेते 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे फेज, प्रैक्टिकली यही तो होगा अगर अपन गर्म करेंगे, तो मैं वही फेजेस बना रहा हूँ। फिर इसमें से पहला स्टीम निकलना शुरू हुआ, तब इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर लास्टली इसमें इतना सा पानी बचा हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, अब इसका टेम्परेचर क्या है मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। बाकी सब वेपराइज हो गया, लास्ट वाले में सारा पानी ऑलमोस्ट उड़ गया, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो मैं इस पानी का टेम्परेचर क्या होगा अभी बताता हूँ आपको 2 मिनट बाद। चलो, अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक -4 डिग्री से 0 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक आने के लिए मैंने इस पर कोई एफर्ट किया क्या? हीट दिया इसे, ठीक है। क्लियर हो? एक्चुअली में बेटा जब तक इसमें एक भी आइस रिमेनिंग है, एक भी आइस छोटा सा भी रिमेनिंग है, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहेगा।
ठीक है, जब तक छोटा सा भी आइस बचा है, चाहे पूरा आइस था चाहे थोड़ा सा आइस बचा है, इसका टेम्परेचर कितना वो रहेगा मेंटेन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं होगा सेम टेम्परेचर। एक्चुअली में आप जो चीज़ देख रहे हो ना आपके घर में भगोनी में हीट करना, वो एक यूनिफॉर्म हीट ट्रांसमिशन नहीं होता है। आप एक साइड से देते हो, मैं अभी बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, चारों तरफ से हीट बराबर मिल रही है इसको। ठीक है, तो इस केस में जब तक आइस प्रेजेंट है यहाँ पर, तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? आइस जैसे ही खत्म हो गया, अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 पहुंचते पहला स्टीम निकला इसमें से, इसका टेम्परेचर बॉइल चालू हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक इसमें एक भी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो बच्चों ये बताओ, इन दोनों केसेस में क्या मैंने हीट नहीं दी क्या? इस केस में भी हीट दी है, फिर ऐसा क्यों हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा? अभी तो हमने बात की थी टेम्परेचर बढ़ने की। ये वाटर के साथ नहीं, दुनिया के हर एलिमेंट के साथ होगा ये। तो देखो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर दो चीजें हो क्या रही है। यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज ओके। यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, फिर देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो देखो फिर से, जिस वक्त टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सेंसेबल हीट। अब ये समझाता हूँ सेंसेबल हीट क्यों बोला। सेंसेबल हीट जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं बच्चों लेटेंट हीट। ठीक है, जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। मतलब वो हीट जो फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम आती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और जो टेम्परेचर चेंज करने के लिए काम में आती है वो है सेंसेबल हीट। अब इसको सेंसेबल हीट ही क्यों कहा, क्योंकि बेटा ये आप ये समझो कि ये डिस्कवरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पहले की चीजें हैं, उससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था। अभी समझ जाओगे सेंसेबल की नाम क्यों दिया। 2 गिलास में पानी भर के दिया मैंने आपको, एक का टेम्परेचर 30 डिग्री था, एक का 80 डिग्री था। बता सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है? मैंने 2 गिलास रैंडमली आपके सामने रख दिया, जिस पर मैंने कोई मार्किंग नहीं कर रखी। मैंने ये बोला एक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, मुझे नहीं पता कौन सा है। आप बता सकते हो कि कौन से का 80 है? इजीली आप छू के बता सकते हो, सेंस कर सकते हो जिस चीज को, सेंसेबल हीट। सेंस कैसे किया आपने, टेम्परेचर चेंज की वजह से, सेंसेबल हीट। हाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस चेंज कर रहा है। याद करो, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज़्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये वो एनर्जी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस चेंज करने में ले रहा था काम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज कर रहा था वो, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ा रहा था। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस चेंज कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए दोनों हीट का नाम अपन ने अलग अलग रख दिया, सेंसेबल हीट, जिसे आप सेंस कर सकते हो। अब एक बात बताओ, मैंने इसको हीट दी कि नहीं दी, आप सेंस नहीं कर सकते। इसमें भी हाथ डुबा के देखोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी हाथ डुबा के देखोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या पता किसको ज्यादा हीट दी मैंने। ठीक है, तो इसको आप सेंस नहीं कर सकते, ये लेटेंट हीट है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? पक्का क्लियर है? डन? लिखवाऊं क्या इसकी थ्योरी, अपनी लैंग्वेज में लिखो इसकी थ्योरी, सेंसेबल हीट एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब फिजिकल स्टेट चेंज। ठीक है ना, टॉपिक हीट डाल के उसमें लिखो क्या, बिल्कुल नहीं, जीरो, कोई चेंज नहीं, 1% चेंज नहीं होगा जब तक फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट यूनिफॉर्म हीट के केस में। फिलहाल हम लोग जो घर में भगोनी में पानी गर्म करते हैं, वो नीचे से एक लेयर को आप गर्म कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ट्रांसमिट करता है, वो अलग कहानी होती है। ये यूनिफॉर्म हीट ट्रांसमिशन है। मान लो माइक्रोवेव में अगर मैं कर रहा होता गर्म, तो वहां पर ऐसा ही होता। ठीक है, हाँ, करने मत लग जाना माइक्रोवेव में जाकर, ये फोड़ फाड़ दोगे माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में करना ही हो तो नारियल पानी आता है आजकल, उसको गर्म करना, नारियल को। हाँ, नारियल पानी को माइक्रोवेव में डाल के ऑन करके निकल लो, किचन उड़ेगा पूरा। फटेगा नहीं वो नारियल पानी। अच्छा, उससे भी जोरदार चीज़ बताता हूँ, अंगूर, अभी मौसम चालू हो गया,
तो एक अंगूर को ऐसे करके बीच में से चाकू से कट करो और लास्ट पार्ट थोड़ा सा छोड़ देना और माइक्रोवेव में रख देना, माइक्रोवेव फूक जाएगा, उड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क, पोलराइज हो जाता है वो। माइक्रोवेव एक्चुअली में रेडिएशन से गर्म करता है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन से खाना गर्म करता है वो। वैसे इस हीट को अपन आगे डिटेल में और पढ़ेंगे वापस से, ठीक है ना, ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में था इसलिए मैंने क्लियर किया। अब इसके साथ मेरे हिसाब से टेम्परेचर भी क्लियर हो गया होगा सेंसिबल हीट में। क्लियर हो गया ना क्या कहानी है वो। और ये एनर्जी को ट्रांसमिट किया था जब दोनों पानी को मिक्स किया था अपन ने, ट्रांसमिशन हुआ था। सेंसिबल हीट अगर है तो फेज चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तभी तो सेंस कर पा रहे हो आप। बताया था ना कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। डन। हाँ बालक। तो देखो आप खुद कॉमन सेंस करो ना, टेम्परेचर चेंज दिख रहा है मतलब कौन सा हीट है। अभी क्या पढ़ा आपने, सेंसेबल, टेम्परेचर चेंज सेंसेबल लगा दो, लास्ट में जहां पर हो रहा है वहां पर लेटेंट हीट लगाओ। कॉमन सेंस यूज करो बेटा। ऐसे थोड़ी बोलता था मैं विच इज नॉट सो कॉमन। वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेंस दैट इज नॉनसेंस। ये क्या था। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालें, स्टार्ट करें। अच्छा एक अच्छी चीज, एक यूनिट खत्म हो गया, थर्मोमेट्री खत्म। क्या किसके, देखते जाओ, अभी सेक्शन चालू है। अभी मैंने आते ही बताया था जब आप सो रहे थे खुली आंखों से। देखो यहाँ पर बीच में मैंने एक फेज मिस कर दिया है। जब कंप्लीटली आइस मेल्ट हो जाएगा तब भी जस्ट मेल्ट के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो जहां तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्लीटली आइस मेल्ट हुआ वहां तक वो कौन सा है, लेटेंट हीट। उसके बाद फिर क्या है, सेंसिबल हीट, 0 से 40 डिग्री तक आने में। मेरे हिसाब से मैंने बहुत साधारण भाषा में बताया ये, इससे ज्यादा इजी में नहीं बता सकता था, मुझे भी नहीं समझ आया था जब मैंने पढ़ा था, ठीक है। हाँ मुझे सच में नहीं पता था ये, मुझे इंजीनियरिंग में जाके पता चली ये बात। आप लोगों को ये चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती, अभी जो मैं चीज़ें बताता हूँ ये वैल्यूएबल चीज़ें बताता हूँ मैं। और ट्रिपल पॉइंट जो मैंने बोला है वो एक वैल्यूएबल चीज़ है। वो टेम्परेचर का जो कन्फ्यूजन था ना, वो एक्चुअली में मुझे उस वक्त थोड़ा सा हुआ, बाकी फर्स्ट टाइम ही हुआ, बाकी वैसे याद था मुझे हमेशा से वो, तो ज़रूरी चीज़ है वो। पहले के टाइम पे जेई एडवांस पता कैसे कैसे क्वेश्चंस भी पूछ चुका है,
एक बार पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, हंसी आएगी आपको। एग्जैक्ट वैल्यू लिख कर दे दी थी, कौन सी है करेक्ट बताओ, चारों ऑप्शन नियरेस्ट से। ये पूछा हुआ एडवांस में, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है कई बार डेटाबेस टाइप। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और इसमें कंफ्यूज कर देगा आपको। चलो लिखो फटाफट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरो ZERO। हाँ बहुत डिफिकल्ट लॉ है ये, नहीं है? बताओ क्या है फिर। अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से किसने कानून हाथ में लिया है? यहाँ से फिर से पार हो गया मेरा कानून, तो उठा के ले गया यहाँ से वापस से। अब मुझे इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा मारने पीटने के लिए। ये रिमोट नहीं है, इसे तो केबल रखा है ना वायर का बड़ा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कमी नहीं रहती चीज़ों की। और वो स्केल खोना पता बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि मेरे पास घर पे सिलिकॉन स्केल रखी है। हाँ बहुत बुरी स्केल पड़ती है वो, फिर भी कम पड़ती है। और वो मेरे हाथ में आना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो ईजी स्मूथ, उसमें क्या है फिंगर ग्रिप पकड़ने के लिए भी है, ईजी होता है उसको मारना। हाँ हाँ हाँ, सिलिकॉन स्केल ऐसी रखी है बस चीज़ें। लोग वो स्किपिंग रोप मंगाता है ना, किस लिए मंगाते हैं? स्किपिंग करने के लिए। चल जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो इसको समझने से पहले ना दो चीजें और छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। क्या आप लोगों को वॉल्स याद है? एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, डायथर्मिक वॉल क्या होता है? देखो दो टाइप के वॉल होते हैं, ये लिखवाऊंगा मैं वापस, जल्दीबाजी नहीं है, अभी एक बार के लिए मान लो ठीक है। एक होता है डायथर्मिक वॉल, जिसको सिंगल लेयर से दिखाते हैं। इसमें बेटा इस वॉल के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। इसको क्या कहते हैं? डायथर्मिक वॉल। और एक होता है एडियाबेटिक वॉल, उसको डबल लेयर से दिखाते हैं, ठीक है। इसमें ना तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ना ही मास का ट्रांसफर हो सकता है। कोई एग्जांपल इन दोनों का? ये तो बॉटल, नॉर्मल बॉटल आपकी, और ये थर्मोफ्लास्क, ठीक है ना। एक्चुअली में 100% एडियाबेटिक दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, बट हाँ फिर कुछ हद तक मान सकते, ठीक। एडियाबेटिक वॉल्स, ठीक। तो चलो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बहुत बकवास सी चीज़ है। ये एक डब्बा है, हंसी आएगी आपको, क्या बना दिया है? कौन सी वॉल्स दिख रही है ये? एडियाबेटिक वॉल। और ये वाली वॉल, बालक चुप हो जाओ चांटा मार दूंगा, एडियाबेटिक वॉल। अच्छा ये आई नहीं थी उस दिन, ओके आज टारगेट हो जाएगी। अभी बाहर चलना, पूछ लेना है क्या हाल हुआ था, वो दीवा भी थी, ये भी दोनों थे। क्लास के बीच में बोलने से क्या हुआ था? ये भी ऑनलाइन थी, इसको भी नहीं पता। टारगेट हो जाओगे अब फिर। क्लास के बीच में मत बोला करो जब पढ़ा रहा हूँ कोई टॉपिक, ठीक है। तो बेटा इसमें कोई चीज़ ए रखी हुई थी, इसमें सी रखी हुई थी, और इसमें बी रखी हुई थी, ठीक है। इन तीनों का टेम्परेचर इनिशियली अलग अलग था, ठीक। तो एक बात बताओ, क्या थोड़ी देर में इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा? तो क्या ए और बी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा? क्या बी और सी का भी टेम्परेचर ऐसे इक्वल हो जाएगा? तो क्या आप कह सकते हो ए और सी का टेम्परेचर भी इक्वल होगा? तो लिखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इफ ए एंड बी, ए एंड बी and B and C are in thermal equilibrium, then A and C are also in thermal equilibrium.
इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल टेम्परेचर, बात खत्म, ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। ANCR ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये डायग्राम बना लेना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल और टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे। क्या चीज? केमिस्ट्री में, हाँ ये कॉमन सेंस है बच्चों, इसको क्या समझोगे? ये एक्चुअली में पता है जीरोथ लॉ ही नाम क्यों दिया इसको, ये पता है? एक्चुअली में ये लॉ ऐसा नहीं था कि भाई न्यूटन की तरह थर्मोडायनेमिक्स में भी 3 लॉ ही रखना है, ऐसा कोई रूल नहीं था। रीज़न ये था क्योंकि ये लॉ आया फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद में था, पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बन गया, लेकिन ये इतनी बेसिक चीज़ थी कि ये उससे पहले पता होनी चाहिए आदमी को, टेम्परेचर के बारे में। अब फर्स्ट लॉ पढ़ लेते हो, क्या होता फर्स्ट लॉ? ये तो मज़ा आता है। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? बड़ा मज़ा आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, हाँ हाँ, फॉर्मूला था डेल डब्ल्यू प्लस डेल क्यू, है ना, ये Conservation लॉ। of energy. वेरी गुड, अरे सिंपल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो इससे डेवलप होता है फॉर्मूला, लॉ थोड़ी है वो, लॉ स्टेटमेंट होता है बेटा, स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये आप हमेशा से यही सुनते आ रहे हो, ठीक है। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनम शोषयति मारुतः। एक्चुअली में श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक लिखा जो इसी से कुछ मिलता जुलता रिजेंबल खाता हुआ है, कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता, ना कोई जला सकता, ना कोई सुखा सकता, ये सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आपने यही तो पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसमिटेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ भी है, ठीक है। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात हाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कही थी कि आप जिसको ढूंढने की कोशिश करें वो यहाँ पर बहुत पहले से लिखा हुआ है, जब ये लॉ आया था, और उन वैज्ञानिक का नाम शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्लियर हुआ थर्मल इक्विलिब्रियम, पक्का? ये भी क्लियर है फर्स्ट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? खा लो जो खाना है, मना नहीं कर रहा मैं। अभी कर लो जो करना है। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट, सॉरी कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, ठीक है। अपने क्लास के अकॉर्डिंग चीजें पढ़े ना अपन, A E I O U, दैट इज वोवेल्स। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं? गिन रही है वो, B C 19 देखो। अच्छा, हिंदी की वर्णमाला सुनाओ, सुनाओ हिंदी की वर्णमाला, कौन सुना रहा है? ये क से स्टार्ट होता है, देखो अनपढ़, फिर क ख ग घ कहाँ चालू कर दिया? नहीं, वो क ख ग घ को व्यंजन कह रही है, ठीक है, वो बात सही है। हाँ तो बताओ, सुनाओ वर्णमाला सुनाओ जरा, कितने अक्षर होते हैं इसमें? कितने होते हैं? अरे टोटल पूछ रहा हूँ नालायको, व्यंजन नहीं, टोटल। मुझे लगता है कि आप लोगों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए।
आपको पता है इट इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज एवर क्रिएटेड। संस्कृत, ये वर्णमाला हिंदी की नहीं, संस्कृत की है। हाँ, तो ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। एक्चुअली मैं साइंटिफिक क्यों बोलता हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हो? थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक ट्रेन, वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है? या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, मतलब सिंगल डायरेक्शन, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोग कितने डायरेक्शन में जा सकते हो? एक्चुअली में 2 डायरेक्शन ओनली, या तो ऐसे या ऐसे। अब दिमाग में कोई बेवकूफ़ ये मत सोचना सर ऐसे भी तो जा सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट में ही रहोगे, ठीक है, 2 डायरेक्शंस। लेकिन एक पंछी 3 डायरेक्शन में उड़ सकता है। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में भी तो अप डाउन कर सकता है वो, हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई 1 मिनट के लिए। वैसे मैं एक नॉर्मली वे में बता रहा हूँ, 3 हो गई। ऐसे हमारे टंग की जितनी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, टंग की जितनी फ्रीडम हो सकती है, उन सारे पे एक लेटर बनाया गया। इसके अलावा एक भी वर्ड आप अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते, करके बता दो, मान जाऊं। आप जैसे देखो क ख ग घ न बोलना शुरू करो, एक ही पॉइंट पे आपने देखा होगा, अपने टंग को अगर फील करो तो धीरे धीरे पीछे मूव कर रहे हो। च छ ज झ न, लिप्स के हेल्प से मतलब बोलने वाले सारे वर्ड एक साथ ले लिया आपने। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम सारे काउंट कर लिया हमने। इसलिए हम लोगों को हिंदी में कभी फोनेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ी, इंग्लिश में फोनेटिक्स की जरूरत होती है। जानते हो फोनेटिक्स क्या होता है? किसी भी स्पेलिंग को प्रोनाउंस करने के लिए आपने अगर कभी डिक्शनरी गलती से देखी हो, तो उसमें वो अजीब अजीब से वर्ड्स बने होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं फोनेटिक्स, मतलब प्रोनाउंस कैसे करना है किसी वर्ड को, क्योंकि उनकी लैंग्वेज इनकम्प्लीट है, प्रोनाउंस नहीं कर सकते प्रॉपर। आप एक ही वर्ड को 50 तरीके से, मैंने बताया था ना, 8 और वो हाइट, एग्जाम्पल, ई हटा दिया, हेट होना चाहिए था, नहीं हाइट हो गया। हेट की स्पेलिंग तो HAT ही होती है, ठीक है। EIGHT, सॉरी, EIGHT, ठीक है। क्या होता है ये? इसके आगे H लगा दिया, क्या बन गया? हेट। अच्छा ये एट होता है पक्का? मैंने तो सुना था ये होता है 8। अच्छा ऐसा चक्कर है। तो फिर ये 8, ये भी 8, तो ये भी होना चाहिए हेट। आपने कहा नहीं सर ये हेट नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या पंगा है इंग्लिश के साथ। स्पेलिंग कुछ भी लिख रहे हो, प्रोनाउंस कुछ भी कर रहे हो, इसलिए इनको प्रोनाउंसिएशन बताने के लिए अलग अल्फाबेट यूज करने पड़े, दैट इज फोनेटिक्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम थी इनमें, थी, इनकम्प्लीट लैंग्वेज थी। और इजी है, बहुत इजी लैंग्वेज है। वो बात अलग है कुछ लोगों को नहीं आती, स्पेलिंग लिखने में गलती कर देते हैं कई लोग। हाँ हाँ, कुछ, मैं कई लोगों में खुद को ही बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ ठीक है। मेरे तो एक पैरा नहीं, बोलने में मैं भी बोल लूँगा, मेरी भी स्पेलिंग मिस्टेक ही होती है। और इनफैक्ट एक पैराग्राफ में मैं 2 टाइप की स्पेलिंग लिखता हूँ सेम वर्ड के लिए। हाँ, एक तो सही होगी, ये नहीं सोचता एक गलत भी तो होगी, ये ज़्यादा निकलता है। ओके, अरे क्या चाहिए? चलो यहाँ आता है वापस। क्लियर हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? थोड़ा सा आगे बढ़ो, लिखो थर्मल एक्सपेंशन। इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके यहाँ पर छोड़ दूंगा, इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। थर्मल एक्सपेंशन, अब ये थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, ये सॉलिड में बात कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो बच्चों ये एक सॉलिड बार थी, बार मतलब ये रॉड, ठीक है। इसका जो पहले लेंथ था, वो लेंथ था L0, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लिया, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे, केल्विन पे मान लिया, ठीक है। L0 टेम्परेचर था। फिर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा? ये कुछ एक्सपेंड कर जाएगी,
यानी इसकी लेंथ कुछ मान लिया मैंने, कितनी हो गई L। इसकी लेंथ टोटल कितनी हो गई L। तो इसमें एक्सपेंशन कितना हुआ L माइनस एल नॉट, दैट इज डेल्टा L। ये वाली लेंथ इतना एक्सपेंड कर गया था। तो मुझे इसी का फॉर्मूला बनाना है L माइनस एल नॉट का। तो एक बात बताओ, L माइनस एल नॉट या चलो डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू, किस किस पे चीज़ पे डिपेंड करेगा डेल्टा L। देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, एग्री करते हो? यानी कि चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने बोला डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दूसरी बात, डेल्टा L, एक बात बताओ, एक बार तो ये रॉड मैंने लिया था 10 सेंटीमीटर का और एक बार लिया था 1 किलोमीटर का, कौन सा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा? सेम टेम्परेचर डिफरेंस रखा तो 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर वाला बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। क्योंकि देखो आप हर यूनिट सेक्शन में सोचो, छोटे छोटे सेक्शन में हर छोटा छोटा सेक्शन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो ओवरऑल एक्सपेंशन तो 1 किलोमीटर वाले का ज़्यादा होगा कि 10 सेंटीमीटर वाले का? यानी लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, जितनी ज़्यादा लेंथ पहले से रखोगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन मिलेगा मुझे। इसको दूसरे तरीके से मत समझो, ठीक है? तो ये एल नॉट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है? दोनों को एक साथ लिख दो, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एल नॉट डेल्टा टी। फिर मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को आगे घिसका के इक्वल टू लगा दिया, ठीक है? अरे नालायक को एक कांस्टेंट लगाया अल्फा, ठीक है? एक कांस्टेंट लगाया अल्फा, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, ठीक है? हाँ। अरे तो अल्फा लगा दिया ना, नहीं अल्फा ही लगाएंगे हमेशा, बता देता हूँ अभी इसमें, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों आएंगे, ठीक है? अभी शुरू किया है चैप्टर बेटा। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ये लीनियर लेंथ पढ़ रही थी ना हमने, उसको कैलकुलेट किया सिर्फ, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। खत्म नहीं हुआ, फॉर्मूला भी बना ही रहे हैं, ठीक है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, छाप लेना, ठीक है? चलो, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। और बेटा ये एल नॉट को भी उधर चिपका दे, तो क्या बचेगा, एल नॉट प्लस एल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट कॉमन आ गया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद रखना। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? बोलो, कहीं देखा देखा सा लग रहा है? जिन बच्चों ने 10th मुझसे पढ़ा है उन्होंने कहीं देखा है इसको? कहाँ पर? रेजिस्टेंस में पढ़ाया था मैंने, इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वहाँ पर एल की जगह क्या आ गया था, बस रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। याद है? डायरेक्ट पढ़ा था अपन ने इसको, मैंने बोला था डेरिवेशन 11th में आएगी, ठीक है? मुझे तुम लोगों पे तभी दया आती थी जब तुम लोग उसमें थे ना, 10th क्लास में। इन लोगों को एक चैप्टर पढ़ने में रोते थे ये लोग, रोज के रोज था लेजिस्टिविटी समझ नहीं आया। अब नहीं आ रहा, मैं क्यों बता देता। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है 11th, नहीं इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग कुछ भी बना लो अपने दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ, एक चैप्टर रोटेशन के बेसिस पे आप पूरे पूरी फिजिक्स को बर्बाद कर दोगे? क्यों, उससे पहले के चैप्टर्स के नहीं हुए? हाँ हाँ, लेकिन अब हो रहे हैं ना, हो रहे हैं ना, बस चीजें ऐसे ही बदलती है बेटा। जिस वक्त तुम लोग को स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा रहा था ना, तब भी मैं तुम लोग को बार बार कह रहा था बेटा ये कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी चीजें। तब तुम लोग स्ट्रेट लाइन से डरते थे। अब सोचो मैं स्ट्रेट लाइन बोलूँ कि बेटा स्ट्रेट लाइन करवा दूं, खुश हो जाओगे? हाँ सर पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कीमत रखती है बेटा। और ऐसे 12th में आओगे ना, तब आप लोग बोलोगे सर 11th कितनी अच्छी थी।
ट्वेल्थ बहुत इजी है, पर वहां पर रटने वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है, समझने वाला पोर्शन, क्लासेस बोरिंग बोरिंग चलेगी, बहुत मजा नहीं आएगा क्लासेस में। अभी जैसे मजा आता है ना क्लास में, वहां पर एक ही चीज बार बार घिसते रहो, बताते रहो, मतलब चैप्टर भी सिमिलर। हाँ तो करो, आपकी इच्छा है। हाँ तो ट्वेल्थ में अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए फिर। हाँ, कुछ बच्चे तो 11th में वापस एक दो बार आने की सोच रहे हैं, इतनी अच्छी लग गई 11th क्लास। अभी तक तो पास हो रहे हो ना स्कूल में, हो रहे हो ना अभी तक? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। चीटिंग करके? फिर हेडेक हो गई? हो गए पास? आपके तो डबल पिटाई और पड़ेगी, डबल ट्रिपल, कुछ भी गड़बड़ हुआ इधर उधर मेरी तरफ से पड़ेगी, नीचे आलोक सर से, फिर घर जाके दोबारा तीसरा सेशन होगा, फिर बताओगे पापा मैं वहां से पिट के आई हूँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, फिर पिट, तीन तीन सेशन हो जाएंगे। वही बहुत बुरा होता है, पीट लें वो अच्छा होता है। अरे वाह, कितने आए थे? वेरी गुड। मानसी बेटा अपने कितने आए अभी जो टेस्ट दिया था इसमें? क्या? 9.5? चलो बाकी ज्यादा हेडेक लेके नहीं चलना, पास हो रहे हो ना, इतना ही मेंटेन रखना अभी। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और बेटा ये जो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंशन होता है ना, ये कुछ ऐसा नहीं होता कि किलोमीटर 2 मिनट 2 किलोमीटर एक्सपेंशन हो जाए, कुछ मिलीमीटर्स में एक्सपेंशन होता है, ना के बराबर। अच्छा, इस चैप्टर में वापस इलास्टिसिटी घूम के आने वाली है इस प्रॉपर सेक्शन में, वो भी इस सेक्शन में थर्मल एक्सपेंशन में। इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, वो क्या करेगा, दो रॉड के बीच में दे देगा, थर्मल एक्सपेंशन कराएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस की वजह से क्या कंप्रेशन हो एक्सपेंशन हो, ऐसी चीजें। ठीक है, छोड़ दो आज यहीं पे? पक्का नहीं? आज अपन ने कुछ मैक्सिमम टॉपिक क्वेश्चन वगैरह कहाँ थे? इजी है, थर्मोडायनेमिक्स यूनिट इजी है। एक्चुअली में ये थर्मो वाली यूनिट ऐसे ही जाएगी जब तक हीट ट्रांसफर पर ना आऊं। एक मिनट, शांति शांति शांति।